सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। क्लास 12th सब्जेक्ट जीव विज्ञान की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप ये ऑनलाइन क्लास गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सांचौर के गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं। हम आज इस ऑनलाइन क्लास में वाष्पोत्सर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये वाष्पोत्सर्जन से संबंधित सेकंड भाग है। इससे पहले इस वाष्पोत्सर्जन के पहले भाग में हमने पढ़ा था वाष्पोत्सर्जन होता क्या है, परिभाषा क्या होती है और ये कितने प्रकार का होता है। इसके अलावा रंध्र की संरचना के बारे में सामान्य से डिस्कस किया था कि रंध्र की वितरण के आधार पर पर्ण कितने प्रकार की होती है। अधिकांश वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के द्वारा संपन्न होता है, जिसको हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि को समझने के लिए जरूरी है कि रंध्र की संरचना समझें। तो रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, ये हमने पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि पर्ण की सतह पर, ऊपरी सतह पर अथवा निचली सतह पर रंध्र स्थित होते हैं और ये सामान्यतः एपिडर्मिस से या एपिडर्मिस कोशिकाओं के द्वारा विकसित होते हैं। तो इस रंध्र की संरचना कैसी होगी, तो हम आज इस सेकेंड भाग में क्या पढ़ने जा रहे हैं, रंध्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। और इसके अतिरिक्त हम पढ़ेंगे कि वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, कितने प्रकार के सिद्धांत इसमें सम्मिलित है। सबसे पहले देखते हैं रंध्र की संरचना। जब हम एपिडर्मिस को लेयर के रूप में उतार करके माइक्रोस्कोप के अंतर्गत देखते हैं तो हमें इस प्रकार की बहुत सारी कोशिका दिखाई देती है, जिसमें ये रंध्र स्थित होते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर में दिखाई देती है। जब हम इस केवल रंध्र को इनलार्ज करें, बड़ा करें, तो हमें ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो रंध्र ठीक इस प्रकार की दो कोशिकाओं से निर्मित हुए दिखाई देते हैं। एक कोशिका का प्रकार वह जिसे द्वार कोशिका कहते हैं। तो किससे मिलके होगी, दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बनी होती है। एक कोशिकाओं को हम द्वार कोशिका कहते हैं और ये द्वार कोशिका होती कैसी है, वक्रकाकार होती है। तो रंध्र की संरचना के अंतर्गत ये रंध्र दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जिसे हम रंध्रीय कोशिका कहते हैं। और रंध्रीय कोशिका में जो पहला भाग होता है वो कहलाता है द्वार कोशिका अथवा गार्ड सेल। इन कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो सामान्य तौर पर कितना दिखाई दे रहा है आपको, ये कोशिका है दो होती है। कितनी दिखाई दे रही है, दो कोशिका। इन कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, वक्रकाकार। कैसा होगा, वक्रकाकार। ये वक्रकाकार किडनी के समान स्ट्रक्चर इसकी दिखाई देती है। अब इस कोशिकीय संरचना को हम देखें तो इसमें जब वो फूली हुई अवस्था में होती है तो इसकी दो सतह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। एक सतह होती है वो इसकी भीतरी सतह और एक सतह होती है वो बाह्य सतह। भीतरी सतह को जब हम ये देखें तो ये मोटी है, जबकि बाह्य सतह होती है वो पतली है। तो जब संरचना देखें हम इसकी, तो किडनी के समान होने का दो सतह है, अवतल सतह या इसको हम नाम देते हैं भीतरी सतह, और ये सतह कैसी होती है, मोटी।
जबकि बाह्य सतह होती है वो पतली होती है। बाह्य सतह या उसको किस प्रकार के आकार के, ये अवतलाकार है और उत्तलाकार है, तो उत्तल सतह भी इसको कह सकते हैं, उत्तलाकार। और ये भीतरी सतह की तुलना में कैसी होती है, पतली। इस प्रकार से रंध्रीय कोशिकाओं जो मुख्य कोशिका है वो द्वार कोशिका कहलाती है, गार्ड सेल्स कहलाती है। हमेशा दो होती है, आकार वक्र का आकार होता है, और दोनों सतह होती है वो अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है। इसके चारों ओर पाई जाने वाली इन कोशिकीय संरचनाओं को सहायक कोशिका नाम देते हैं। क्या नाम देंगे, सहायक कोशिका। तो रंध्रीय कोशिकाओं का जो सेकेंड प्रकार होगा वो कहलाएगा सहायक कोशिका। अब सहायक कोशिका कितनी होगी, या उसको सब्सिडरी कोशिका कहें, कितनी होगी, ये अलग अलग जाति विशेष के अनुसार अलग अलग होती है। तो एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। सहायक कोशिका क्या करेगी, रंध्र कोशिकाओं में जल के आगमन निगमन की क्रिया को नियंत्रित करेगा। तो रंध्रीय कोशिका इन दो प्रकार की होगी, द्वार कोशिका और सहायक कोशिका। इन दोनों कोशिकाओं को मिला करके हम इन संरचनाओं को नाम देते हैं रंध्रीय उपकरण। क्या कहेंगे, रंध्रीय उपकरण कहते हैं। अब इन रंध्रीय कोशिका या रंध्रों का वितरण कितना हो सकता है, तो लगभग ये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 से लगा करके 60,000 रंध्र पाए जा सकते हैं। कहाँ पर, केवल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। अब इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से होगी, क्रियाविधि की बात करते हैं। तो सहायक कोशिका से जब जल प्राशन क्रिया के द्वारा किस में परिवेशित होंगे, द्वार कोशिका में प्रवेशित होता है। क्या हो रहा है, जल के अणु परिवेशित होता है। तो ये परिवेशित होने पर कोशिका फूलती है, और फूलने की इस स्थिति को नाम देते हैं स्फीति अवस्था। तो जब हम क्रियाविधि की बात करें, क्रियाविधि तो कैसी होगी क्रियाविधि में, जब सहायक कोशिका से जल द्वार कोशिका में प्रवेशित होगा, तो द्वार कोशिका कैसी होगी, स्फीति अवस्था में होगी। इस द्वार कोशिका में प्रवेशित होने वाले जल के अणु इनकी दोनों सतह पर समान रूप से दबाव लगाता है, लेकिन बाह्य सतह पतली है इसलिए इसके ऊपर दबाव अधिक लगता है, इसलिए तुरंत प्रभाव से बाहर की ओर फैल जाती है, जबकि भीतरी सतह अंदर की ओर फैलने से रुक जाती है, क्योंकि सतह कैसी मोटी है। और जब बाहर की ओर अधिक फैलाव हो रहा है तो ये भीतरी सतह को भी थोड़ा बाहर की ओर खींचता है। तो बनेगा कैसे, ठीक इस प्रकार की स्थिति से बनेगी। फलस्वरूप इन दोनों द्वार कोशिकाओं के मध्य जो गैप है वो बढ़ जाता है। इन द्वार कोशिकाओं के मध्य जो गैप है उसको नाम देते हैं रंध्रीय छिद्र। क्या नाम देते हैं, रंध्रीय छिद्र। इन कोशिकाओं को क्या नाम देते हैं, सहायक कोशिका। और इसको क्या नाम देते हैं, द्वार कोशिका। तो क्या हुआ, जब जल सहायक कोशिका से द्वार कोशिका में आया तो द्वार कोशिका में जल की कोशिका भित्ति पर कोशिका झिल्ली पर दबाव लगाता है, जिसके कारण दोनों झिल्लियां बाहर की ओर फैल जाती है। फलस्वरूप क्या हुआ, दोनों द्वार कोशिकाओं के मध्य छिद्र खुल जाता है। इस क्रिया को नाम देते हैं रंध्रों का खुलना। क्या नाम देंगे, रंध्र खुल के। तो हम लिख सकते हैं कि रंध्रीय क्रियाविधि में इस क्रियाविधि में क्या हो रहा है कि द्वार कोशिका खुल रही है। और सेकेंड बार पहले देख लेते हैं कि जब इस द्वार कोशिका से जल सहायक कोशिका में प्रवेशित हो जाता है, किस में ट्रांसफर हो गया, सहायक कोशिका में, तो इन भित्तियों पर, किसकी भित्तियों पर, द्वार कोशिका की भित्ति पर लगने वाला दबाव कम हो जाता है। फलस्वरूप जो तनन अवस्था थी वो समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप कोशिकाएं सिकुड़ने के कारण ये रंध्रीय छिद्र है वो बंद हो जाता है। इस स्थिति को क्या नाम देते हैं, रंध्रों का बंद होना। द्वार कोशिका में दो अवस्था है, जब स्फीति अवस्था आती है तब रंध्रीय छिद्र खुल जाते हैं, अर्थात रंध्र खुल जाते हैं। जब द्वार कोशिका से जल वापस सहायक कोशिका में चला जाता है तो कोशिका कैसी होगी, सल्त हो गई।
सिकुड़ी हुई होगी, पिचकी हुई अवस्था में हो जाती है, फलस्वरूप रंध्रीय छिद्र बंद हो जाते हैं। रंध्रीय द्वार कोशिका में होने वाली इस प्रकार की मूवमेंट के कारण रंध्र खुलते हैं अथवा बंद होते हैं। इस क्रिया को रंध्रीय गति कहते हैं। क्या नाम देते हैं? रंध्र गति या स्टोमेटल मूवमेंट। तो पहले देखते हैं रंध्र का खुलना। नंबर 1, रंध्र का खुलना। कैसे खुलेंगे? तो हम उसको आरेख के रूप में समझेंगे। नंबर पहला, सहायक कोशिका से जल का किसमें प्रवेश हो रहा है? द्वार कोशिका में प्रवेश। पहला पॉइंट पूरा हो गया इसका। इससे क्या हुआ? इससे हुआ कि द्वार कोशिका कौन सी अवस्था में आती है? स्फीति अवस्था में आती है। द्वार कोशिका में स्फीति उत्पन्न होना या स्फीति अवस्था उत्पन्न होना, इससे क्या प्रभाव पड़ा? भित्तियों पर दबाव पड़ेगा। फलस्वरूप क्या होगा? रंध्र खुल जाते हैं। ये रंध्र का खुलना। 3 स्टेप में प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अब जब रंध्र बंद होंगे तो उस स्थिति में क्या होगा? सेकेंड नंबर, रंध्र का बंद होना। रंध्र का बंद होना कैसे बंद होगी? तो जो सहायक कोशिका से जल द्वार कोशिका में आया था, विपरीत होगी। द्वार कोशिका से जल का बहिर्गमन अथवा सहायक कोशिका में प्रवेश होना। तो नंबर पहला पॉइंट लिखेंगे, द्वार कोशिका से जल का क्या होगा? बहिर्गमन होगा। और कहाँ जाएगा जल? जल जाएगा सहायक कोशिका में। जब जल का बहिर्गमन होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ेगा कि जो कोशिका स्फीति अवस्था में होती है वो किस में आ जाएगी? सल्त अवस्था में आ जाती है। तो द्वार कोशिका का सल्त होना, यानी कैसे होगी? पिचकी हुई अवस्था में होगी, सिकुड़ गई। इसके फलस्वरूप क्या होगा? जो रंध्रीय छिद्र था वो बंद हो गया। और रंध्र छिद्र कहाँ पाया जाता है? दोनों द्वार कोशिकाओं के मध्य स्थित गैप को रंध्र छिद्र का बंद होना। और बंद होने की इसी क्रिया को क्या नाम देंगे? हम नाम देंगे रंध्र का बंद होना। तो इस प्रकार से जल के बहिर्गमन अथवा अंतर्गमन की प्रक्रिया के द्वारा रंध्र खुल जाते हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। इस बंद होने के और खुलने की इस क्रिया को हम रंध्र गति के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार के मूवमेंट के कारण, कौन से मूवमेंट के कारण? जिसमें रंध्र से रंध्र खुलते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि द्वार कोशिका से जल सहायक कोशिका में जाता है, या फिर हम ये कहते हैं कि सहायक कोशिका से जल किस में पहुंचता है? द्वार कोशिका में पहुंचता है। अब ये हुआ क्यों इस सहायक कोशिका से जल द्वार कोशिका में आया और द्वार कोशिका से तो गार्ड सेल से जल वापस सहायक कोशिका में गया? इसका मतलब इन कोशिकाओं में कहीं न कहीं कोई विशेष प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। इसकी रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है, जीव द्रव्य में परिवर्तन होता है, जिसके कारण ही
ये अंतःप्राशन की क्रिया अथवा बहिःप्राशन की क्रिया संपन्न होती है। जल आ रहा है जा रहा है कौन सी क्रिया द्वारा? प्राशन क्रिया के द्वारा। और ये प्राशन कौन सा होता है? अंतःप्राशन हो रहा है, बहिःप्राशन होगा। जब हमने प्राशन की क्रिया पढ़ी थी तब क्या डिस्कस किया था कि जब दो आसन कोशिका जो पास पास स्थित कोशिकाओं के जीवद्रव्य की सांद्रता में परिवर्तन होता है, प्राशन सांद्रता में परिवर्तन होता है, तब जाकर के प्राशन की क्रिया संपन्न होती है। इसका मतलब यही, यहाँ पर भी यही होता है कि इन कोशिकाओं के जीवद्रव्य की सांद्रता में भी परिवर्तन होता है। तो वो कौन सी रासायनिक क्रिया है जिसके कारण सांद्रता में परिवर्तन हुआ, फलस्वरूप अंतःप्राशन और बहिःप्राशन हुआ, और वो ही क्रिया है इस रंध्रीय गति के लिए उत्तरदायी है। इसका मतलब हमें क्या पढ़ना है कि इस रंध्रीय गति की क्रियाविधि पढ़नी है कि रंध्र किस प्रकार से क्यों खुलते हैं और क्यों बंद होते हैं। इस टॉपिक का डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में। क्या रहेगा टॉपिक हमारा? रंध्रीय गति की क्रियाविधि। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।